नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने बोनस देने का ऐलान किया है। दिवाली पर राज्य कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, ये बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा, तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। दिवाली का बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तमाम सभी राज्य कर्मचारियों को बोनस मिलेगा और साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी दिवाली के तहत बोनस मिलेगा। तो दिवाली के चलते बड़ी सौगात राज्य कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस मिलते हुए। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी के चुनाव में बड़े नेता जुटे। उपचुनाव से कांग्रेस किनारा कर सकती है। कांग्रेस सपा को समर्थन दे सकती है। अटकलें सपा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उपचुनाव से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से कांग्रेस किनारा कर सकती है और किनारा करते हुए केवल और केवल समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकती है। ये बड़ी खबर है। सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उप विधानसभा चुनाव जिन 9 सीटों पर होने हैं उसे लेकर सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे सकती है। लेकिन जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से किसी भी सीट पर उपचुनाव लड़ने से किनारा कर सकती है। प्रियंका गांधी के चुनाव में सभी बड़े नेता जुटे हुए हैं। वायनाड सीट से जो उपचुनाव होना है उसमें नामांकन दाखिल कर चुकी है प्रियंका गांधी। उसके लिए दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के उस दौरान शामिल हुए, मौजूद रहे और उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के जुटने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी किनारा ले सकती है, समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस को दे सकती है। 9 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है उपचुनाव लड़ने के लिए, चुनावी जमीन में उतरने के लिए। लेकिन अब बड़ी जानकारी, उपचुनाव से कांग्रेस किनारा करती हुई नजर आ सकती है और किनारा करके केवल समाजवादी पार्टी को समर्थन। तौकीर किदवई हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। तौकीर, इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि 3 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है उपचुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब कांग्रेस किनारा कर सकती है उपचुनाव से। को देखकर समाजवादी पीठ की जो बातचीत है वो किसी भी कॉन्क्रीट नतीजे तक नहीं पहुंच सकी और यही वजह है कि आने वाले समय में अब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो अपनी नेता प्रियंका गांधी के चुनाव में जान फूंकना चाहते हैं और यही वजह है कि वो सब यहाँ से वायनाड जाना चाहते हैं और यहाँ के जो चुनाव में जो खैर और गाजियाबाद जो सीट है जो कांग्रेस के खाते में आने की संभावना जताई जा रही थी, वहां पर भाजपा पहले से कई सालों से मजबूत रही है। ऐसे में कांग्रेस का वहां पर जीत पाना थोड़ा मुश्किल था। यही वजह है कि वो फूलपुर या मझवा सीट अपने खाते में चाहते थे। फूलपुर एक ऐसी सीट है जहां पर पहले से भी कांग्रेस का सांसद रहे नेहरू परिवार है और सबसे बड़ी बात यह है कि बगल जो एकदम सटी हुई सीट है इलाहाबाद यानी प्रयागराज की, वहां पर कांग्रेस का ही सांसद 2024 में लोकसभा जीत दर्ज करके आए थे। यानी कि और जो नतीजे रहे 2022 के चुनाव है वो सिर्फ 4,325 वोट से चुनाव हारे थे। तो बहुत बड़ा वहां पर गैप नहीं है जिसे फिलअप ना किया जा सके। तो वहां पर कांग्रेस ने संभावनाएं तलाश ली थी। लेकिन आज चौंकाने वाली बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मुस्तफा सिद्दीकी, उन्होंने नामांकन कर दिया और फूलपुर को ही लेके आज अखिलेश यादव अपनी पार्टी कार्यालय पर बैठक कर रहे थे। 40 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार थे जिनको यहाँ बुलाया गया था और उसके अलावा जो पार्टी के और नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष है, जिला प्रभारी है, उनको भी बुलाया गया था इस बैठक में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुस्तफा सिद्दीकी वहां नामांकन कर रहे थे और यहाँ पर जो अखिलेश यादव की बैठक हो रही थी
वहां पर बहुत सारे ऐसे नेता थे जो मुस्तफा सिद्दीकी के फेवर में नहीं थे। वो जी। कह रहे प्रत्याशी बदला जाए वहां का, और अगर कांग्रेस को खाते में भी दी जा सकती है ये सीट, तो कांग्रेस से वहां पर नरेश मिश्रा के नाम पर चर्चा थी कि वो कांग्रेस के टिकट पर वहां पर दावेदारी कर सकते हैं। नामांकन के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 24 और 25, 2 ऐसे डेट्स हैं जहां पर अब नामांकन होना है, उसके बाद नामांकन बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी कोई लिस्ट फाइनल नहीं कर सकी है। माना यह जा रहा है कि आज शाम तक लिस्ट भाजपा भी अपने 9 सीटों की जारी कर देगी। लेकिन अब कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनका मानना यह है कि अगर यहां पर समाजवादी पार्टी को पूरी सीटें दे दी जाएं, क्योंकि अगर खैर और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ा भी जाता है और वहां पे हार मिलती है, तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा कि आपका 100 का 100% हार में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि 2 सीटें मिलेंगी और दोनों सीटें आप हार जाते हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को यहां पर सारी सीटें दे दी जाएं, तो जरूरी है कि वो वहां पर बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र 4 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी को रोका जा सकता है और वहां पर बार्गेनिंग की स्थिति में समाजवादी पार्टी नहीं होगी। यानी कि जो यहां का खामियाजा उठाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, उसकी भरपाई महाराष्ट्र में की जाएगी। और अब कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साथ तो देगी, लेकिन अपना कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी। अब समाजवादी पार्टी भी इस कश्मकश में है कि अगर कांग्रेस को यहां पर सीटें नहीं दी गई, तो फिर जाहिर तौर पर वहां पर महाराष्ट्र में इनको सीटें कम मिलेंगी, क्योंकि वहां पर इन्होंने 22 सीटों का दावा किया था। 4 प्रत्याशियों का अब तक ऐलान भी समाजवादी पार्टी कर चुकी है। तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस है वो भी अपनी रणनीति के तहत यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है और समाजवादी को पूरा स्पेस दे रही है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन वो उन सीटों पर दांव नहीं खेलना चाहती जहां पर हार लगभग तय मानी जा रही है। ठीक है, लेकिन तौकीर, यहाँ पर क्या वाकई में यही एक कारण है कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी, तो जो भी दिग्गज नेता है कांग्रेस के वो वहां जाना चाहते हैं? क्या वाकई यही एक केवल कारण है या फिर कुछ और? कि आपसी समझौता, आपसी समझाइश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं हो पाई? क्योंकि हम देख रहे थे कांग्रेस चाहती थी 5 सीटें, लेकिन 3 सीटों पर सूत्रों के अनुसार समझौता हो पाया कि समाजवादी पार्टी 3 सीटें कांग्रेस को देना चाहती थी। तो क्या ये कहें कि शायद रस्साकशी वो खत्म नहीं हो पाई दोनों के बीच? देखिए, बिल्कुल रस्साकशी को समझौते में तब्दील किया गया है। जो रस्साकशी हो रही थी उसमें कांग्रेस ये चाह रही थी कि कुछ ऐसी सीटें मिले जहां पर जीता जा सके, ये चुनाव में वो लड़ाई में रहे। जैसे कुंदरकी है, मीरापुर है, मंझवा है, ये वो सीटें थी जहां पर कांग्रेस लड़ाई में रहती और जीत भी दर्ज करती या उसकी संभावनाएं ज्यादा थी। अब खैर और गाजियाबाद जो 2 सीटें बची हैं, वहां पर जीत बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। इसीलिए कांग्रेस चाह रही थी कि ऐसी जगहों पर भी उनको मौका दिया जाए जहां पर वो जीत सकें। अब वो सीटें पहले ही समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिए थे, प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। जाहिर तौर पर खैर और गाजियाबाद लेकर कांग्रेस का खाता 100% नहीं खुलने वाला है। अब ऐसे में वो इन सीटों पर चुनाव लड़कर हार का मुंह नहीं देखना चाहती। इसीलिए जब और उनका जो इनकी जो प्रभारी है उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी, जब वो वायनाड चुनाव लड़ रही है, तो यूपी के सारे दिग्गज नेता इस जुगत में है कि वो वायनाड पहुंच जाएं और प्रियंका गांधी को चुनाव में उनकी मदद करें और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से पूरा स्पेस समाजवादी पार्टी को भी दे दिया जाए और समाजवादी पार्टी को भी एहसास हो जाए कि बिना कांग्रेस वो कितना चुनाव में जीत दर्ज कर पाते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जब उत्तर प्रदेश में जान फूकी है, उसकी वजह से ये परिवर्तन यहां पर देखने को मिला है। अब राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में उलझे हैं और जो यहाँ के दिग्गज नेता कांग्रेस के हैं वो वायनाड पहुंच जाएंगे। ऐसे में सभी सीटों की जिम्मेदारी कांग्रेस को अकेले निभानी होगी। कांग्रेस पीछे से जरूर साथ में नजर आएगी, लेकिन सामने से वो किसी भी सीट पे उनके नेता कैंपेनिंग करते नजर नहीं आएंगे। और यही एक वजह है कि अब जब उनको उनके मतलब की सीटें नहीं मिलेंगी, तो फिर वो पूरी तरह से किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी ना उतार कर संकेत देंगे कि हम सपा के साथ तो हैं, लेकिन फिलहाल हम इस चुनाव में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ चुनावी जमीन पर नजर नहीं आने वाले। जो सोचा जा रहा था कि एनडीए को थोड़ा सा इससे नुकसान हो सकता है, वो अब शायद होता हुआ नजर ना आए। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए तौकीर किदवई बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब रुक करेंगे प्रयागराज से आ रही बड़ी जानकारी का। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुस्तफा सिद्दीकी ने
फूलपुर विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा है। सिद्दीकी के नामांकन में सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पर अटकलें लगाई जा रही थी इससे पहले कि फूलपुर सीट समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है, कांग्रेस के खाते में फूलपुर विधानसभा सीट दी जा सकती है। उसके बाद अब बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर से उप विधानसभा चुनाव जिन 9 सीटों पर होना है उससे किनारा कर लिया है। ये सीट फूलपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी। सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आई थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने फूलपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुस्तफा सिद्दीकी ने अपना पर्चा फूलपुर विधानसभा सीट से दाखिल किया है और इस दौरान तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के साथ, और हंगामा इस दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नामांकन के दौरान किया। कई नेता भी समाजवादी पार्टी के इस दौरान मुस्तफा सिद्दीकी के साथ मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने अपना पर्चा, अपना नॉमिनेशन फॉर्म फूलपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए दाखिल किया। और अब मैनपुरी से आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा प्रत्याशी ने करहल विधानसभा सीट से नॉमिनेशन दाखिल किया है। अवनीश कुमार चाक्य को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। समर्थकों के साथ आरओ कोर्ट पहुंचे बीएसपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे, जिस दौरान बसपा प्रत्याशी ने मैनपुरी में अपना पर्चा करहल विधानसभा सीट से दाखिल किया। प्रत्याशी ने प्रस्तावकों के साथ अपना नॉमिनेशन फॉर्म, अपना नामांकन यहां पर दाखिल किया है। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। और उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए लगातार अब प्रत्याशी जो है वो अपना नॉमिनेशन, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ऐसा है, पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना समय निकाल के आए। दूसरा, हमारी परम आदरणीय बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया। हमारे साथ जो हमारे एमएलसी साहब हैं, आयोग के चेयरमैन जी हैं, सबको धन्यवाद। हमारी पूरी टीम को, मैनपुरी की टीम को, हमारी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है क्षेत्र में। और जो हमारा समाज है, आज हम दिल्ली से करहल होते हुए पूरा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुंचे हैं और हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है और हम जीत रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, दीपावली को दीपों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन इन दीपों को बनाने वाले कुम्हार और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस काम में कितना परिवर्तन आया है, देखिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट के जरिए। दीपावली दीपों का त्योहार है। इस दिन दीपोत्सव होता है और सदियों से माना गया है कि दिवाली इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अपने घर अयोध्या लौटे थे और लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसके बाद से ही हर साल दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। लोग दीप जलाते हैं, तमाम दीपोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जो दीप बनाने वाले हैं आज वो हमारे सामने दिख रहे हैं दीप बनाते हुए। देखा जाए तो चाक पे दीप प्रेम भाई बना रहे हैं। इस तरीके से ये इनकी चीजें हैं, इनका पूरा सामान ये है और इस चाक की वजह से ये चीज मुमकिन हो पाती है। हालांकि पहले के चाक और अब के चाक में अंतर है। मोटर ने काफी कुछ जो है चीजों को बदल दिया है, लेकिन अभी भी प्रक्रिया लगभग उसी तरीके से है। हम प्रेम भाई से पूछेंगे कि वो कब से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या और नए तरीके, इनोवेशन इन काम में आ गए हैं या आने चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रजापति। प्रेम प्रजापति पूरा नाम है आपका। आप दिए बनाने का काम करते हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो चाक है, पहले जब देखा जाता था बड़ी चाक होती थी, लोग उसको डंडे से घुमाते थे, लेकिन उसकी जगह मोटर ने ले ली है। और क्या चीजें बदलनी चाहिए सहूलियत के लिए? नहीं, पहले तो वो डंडे थी तो बनाते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना चल गया तो वो नया आविष्कार हुआ है, इसलिए जो है हम लोग ने तो फिर थोड़ा ऐसा सहूलियत हो गई। हम लोगों को लाइट का तो खर्चा होता है मगर सहूलियत भी हो गई इससे। उससे में रहता था हाथ दर्द करने, शरीर दर्द करना, इसमें शरीर नहीं दर्द करना, आराम से बनाते हैं तो ये आराम है, इससे फ़ायदा हो रहा है चाक से।
और क्या चीजें बदलनी चाहिए सहूलियत के हिसाब से? आपको लगता है कि कुछ और इनोवेटिव चीजें आनी चाहिए ताकि और अच्छी चीजें आए पुरानी चीजों को छोड़ के, ताकि बेहतर तरीके से जो आपका प्रोडक्शन है, दियो का प्रोडक्शन है, वो ज्यादातर बढ़ते हुए दिखाई दे? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आप सहयोग हम लोगों का करें तो शायद हम लोगों का भी हौसला बढ़े, और अगर नहीं सहयोग करेंगे तो हम लोग जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कर रही थी, अब हमारे बच्चे हैं तो जब उसको लाभ नहीं होगा तो वो काम बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है, उसको तो काम बंद ही करना पड़ेगा। अगर जनता सहयोग करेगी सभी पब्लिक जैसे कि हमारे लोग का भी सोचेगा तो हम लोग भी सोचेंगे चलो भाई हमारे बच्चे भी यही काम करते रहें दर पीढ़ी। कब कर रहे हैं आप ये काम? ये हमारे पिताश्री और बाबा लोग सब पूरे मतलब पुश्तैनी काम है हम लोगों का, दर पीढ़ी वाला, इसलिए कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, दिवाली में देखा जाए तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, काम भी बढ़ जाता है और बाकी सालों की अपेक्षा। दिवाली के अलावा ऐसा कौन सा सीजन है जब आप लोग के पास काम ज्यादा रहता है? दिवाली के सीजन के बाद वो चाय वाली कुल्हड़ वगैरह बनाते हैं, चाय के और दूध के कुल्हड़ हैं, ये सब हम लोग बनाते हैं। और पहले तो वैसे देखा जाए तो मिट्टी का आविष्कार कम हुआ था, उसके बाद फिर चालू हो गया धीरे धीरे काम, लोगों ने पसंद किया चाय पीना उसमें कुल्हड़ में, तो अब हम लोगों का भी काम चालू हुआ, तो पैसे मिल लेने, तो हम लोगों का काम पहले तो बंद हो गया था, जाहिर सी बात है। अब ये का काम चल रहा है सही। जिस तरीके से देखा जाए कि तमाम दिए आप लोग बनाते हैं, फिर उसको बाजार में उतारने के लिए क्या कुछ समस्याएं आती हैं क्या? क्योंकि जो प्रोडक्शन इतना होता है फिर उनको बाजार में उतारना होता है। नहीं, वो तो व्यापारी हम लोग होलसेल लेते हैं, वो लोग ले जाते हैं यहाँ से, बाकी थोड़ा बड़ा जो बचता है तो हम लोग दुकान लगा के बेच लेते हैं, बाकी जो व्यापार को देते हैं। अच्छा, जो चीजें इसमें अगर देखा जाए तो दिए बनाते हुए कुछ चीजें ऐसी होती जो डिफेक्टिव हो जाती है, टूट जाती है, अगर ऐसी चीजें ज्यादा निकल जाए तो उनको आप डम काम करते हैं, फिर उसका तो बेकार हो जाती है। वो तो कच्ची रहती है तो माटी फिर से यूज होता है, अगर पक गई तो वो तो बेकार हो गई, वो तो हम लोग फेंक देते हैं, फिर उसको कूड़ा हो गया, उसको कोई मतलब ही नहीं, उसका लाभ ही नहीं कोई। और जब तक कच्चा माल है, पकाया नहीं गया, जब तक उसको हम फिर से मिट्टी बना के फिर से कर देते हैं, उसके बाद नहीं बना पाएंगे। में एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को कर रहे हैं, ये जो स्किल है पुरातन भारत की एक निशानी है। देखा जाए तो पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, लोग उसमें खाना बनाते थे, हर वर्ग उस मिट्टी के बर्तन में खाता था। फिर धीरे धीरे जब मटेरियल चीजें आने लगी तो फिर ये चीजें जो है पिछड़ने लगी। अब मिट्टी के बर्तन कभी कदार जो है यूज होते हैं दिए वगैरह में, यूज होते हैं, वो तो फिर अब कहे नई इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही हैं तो भाई उसको अलग अलग आदमी उपयोग करेगा। अब वही हिसाब से बीमारी भी तो बढ़ रही है। देखा जाए भाई वो मिट्टी का स्वाद अलग होता है, एक चक्कर आदमी पिएगा उसको फेंक देगा। अब वो शीशे के गिलास या स्टील के गिलास को 10 चक्कर पिएगा, भाई जाए सब लोग पिएगा, कोई जैसा बीमारी है कोई कैसा है उसमें सब पिएंगे। और ये चीज़ें मिट्टी के कुल्हड़ है, अगर एक बार पिएगा दूसरे बार फेंक देगा, यानी वो अगर पिएगा कैसा बीमार है या कैसा भी है तो वो फिर दोबारा यूज नहीं कर सकता है, जाहिर सी बात है, तो वो हमारे अंदर कहाँ जाएगा, ये चीज़ होता है। सवाल ये था मेरा कि जो आपकी लागत है, आप लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं, तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा भी आपको हुआ है? चीजें बदली हैं तो कुछ फायदा भी दिखा? नहीं, फायदा तो वैसे ज़्यादा भाई नहीं दिखा है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, मगर यही है कि दूसरे का काम करना, अपना काम करना ज़्यादा बेहतर रहता है। मान कर दूसरे को जाएंगे तो वो दिहाड़ी के हिसाब से करेगा, और उसमें हम इसमें जब दिल चाहे जब कर सकते हैं अपना काम। वैसे ज़्यादा देखा जाए तो हम लोगों का मेहनत के हिसाब से लाभ नहीं हो पाता है। हाँ, मेहनत के हिसाब से अगर देखा जाए पूरी फैमिली काम करते हैं, अगर पूरी फैमिली का अगर 200 रुपये भी जोड़ दे तो 5 लोग हैं तो 1000 रुपये रोज का, 1000 रुपये यानी 30,000 महीने, 30,000 महीने काफ़ी होते हैं, तो 30,000 महीने हम लोग कमा नहीं पाते हैं। 5 लोग हैं आपके परिवार? 5 लोग हैं। 5 लोग का परिवार है प्रेम भाई का, और इसी काम से, अपने पुश्तैनी काम से वो अपने परिवार का पेट पालते हैं और बच्चों को जो है वो पढ़ाते लिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिवाली का त्यौहार है, हर जगह इसी तरीके से दीप बनते हुए आप देखेंगे। इन्हीं दीप का उपयोग लोग दीपोत्सव में करते हैं। और बात की जाए तो जब से इंटरनेट हावी हुआ है लोगों पे, समाज पे, सभ्यताओं पे, तो कई चीजें बदली हैं। ऐसी भी चीजें हैं, आर्टिफिशियल दीप भी लोग यूज कर रहे हैं, काफी बड़ी मात्रा में यूज कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज झालर की बात करें या चाइनीज दीपों की बात करें। लेकिन जो हमारी मिट्टी है उसकी खुशबू ही अलग होती है।
तो सबसे यही अनुरोध भी लोग करते हैं कि दीपोत्सव के दिन, दिवाली के दिन मिट्टी से बने दिए का उपयोग करें। इसी तरीके से लोकल लोगों से प्रोडक्ट को खरीदे, इससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी और साथ ही साथ जो देश में जो नवनिर्मित चीजें हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत, तमाम चीजें जो इस देश में बनाई जा रही हैं, जो लोकल लोगों के साथ बनाई जाती है, जो लोकल प्रोडक्ट हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए सहयोगी रियाज के साथ विवेक शाही। तो वहीं आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, जिसे लेकर सभी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है, जिसके बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर 27 का सत्ताधीश लिखा हुआ एक पोस्टर लगाया गया। तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए 2027 में सपा की जीत और अखिलेश यादव के सीएम बनने को लेकर दावा किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और पार्टी मुख्यालय पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ये सामने जो कतारें दिख रही हैं आपको गाड़ियों की, इसमें से बहुत सारे नेता आज इसी जन्मदिन पर उनको बधाई देने पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि आज सुबह से ही एक ऐसी होर्डिंग है जो चर्चा का विषय बनी हुई है, 27 का सत्ताधीश। ये मेहदावल के विधायक जयराम पांडे की तरफ से लगाई गई है और ये कहा जा रहा है, इसमें दावा किया जा रहा है कि 27 की सत्ता अखिलेश यादव को मिलने जा रही है। फिलहाल इसके पहले एक रिहर्सल के तौर पर उपचुनाव भी है और इसमें बताया जा रहा है कि ये जीत कहीं ना कहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो भी इसमें जीत दर्ज करेगा वो 27 के का प्रबल दावेदार माना जाएगा। फिलहाल ये 27 का रण अब बहुत करीब आता जा रहा है धीरे धीरे। उसके पहले महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, वहां पर भी तस्वीर साफ होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो घट रहा है या बढ़ रहा है। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने बताया कि तीसरी बार भी कोई सत्ता हासिल की जा सकती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा। फिलहाल इस होर्डिंग के कई मायने हैं, क्योंकि पीडीए के फॉर्मूले पर ही अखिलेश यादव ने 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां पर प्रत्याशी उतारे हैं। अब पाला कांग्रेस के पास है। बताया यह भी जा रहा है कि जो फूलपुर की सीट है वहां पर कांग्रेस को दी जा सकती है, यानी कि अब 3 सीटें ऐसी हो जाएंगी जो कांग्रेस के खाते में जाएंगी और इसी तरह से इंडिया गठबंधन अपना रास्ता एक साथ तय करेगा और 27 में सत्ता तक पहुंचने के लिए अखिलेश यादव को कांग्रेस के बैसाखी की भी जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से वो इस उपचुनाव में भी उनका साथ पूरी तरह से निभा रहे हैं और इस होर्डिंग के बाद यह भी तय माना जा रहा है कि कांग्रेस भी इनको मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर पहले से ही मान चुकी है। अब ये 27 का सत्ताधीश कौन होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो रणनीति है अखिलेश यादव की, पीडीए की, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी भी ढूंढ रही है और अपने इस फॉर्मूले को, यानी कि पीडीए फॉर्मूले को काट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी 9 की 9 सीटों पर ओबीसी और दलित वर्ग से ही प्रत्याशी उतार सकती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। इसके बाद तमाम कार्यकर्ता चलिए आपको बधाई देता हूँ कि माननीय अखिलेश जी जो देश की उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है, लोगों का विश्वास उसमें बढ़ा है, ये अच्छी बात है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में होंगे। यो तो समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, तीसरी शक्ति के रूप में उभरी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि। और चलिए इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही रुकेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए जनता टीवी।